डीपीपी करेंगे, सेकंड नंबर डीपीपी निकालेंगे आप, ये आपके सामने स्क्रीन पे। अब यहाँ सर आपको किसी ने म्यूट कर दिया है। हाँ हेलो, हाँ बेटा, ये डीपीपी सबसे पहले आप निकालेंगे। डीपीपी मैंने जो आपको सेकंड नंबर दिया था, तो 1 से लेकर के आप पहले 3 तक किसी का कोई प्रॉब्लम? 1 से लेके 3 तक सर थर्ड पोर्शन, थर्ड नंबर प्रॉब्लम। यस सर। थर्ड नंबर प्रॉब्लम है हमारा ये थर्ड नंबर है, द डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एथेनॉल दे रखा है आपको। डेंसिटी ऑफ वाटर एंड एथेनॉल एट रूम टेम्परेचर, दोनों का डेंसिटी हमें दिया हुआ है, वाटर का भी और एथेनॉल का भी। तो वाटर आपका H2O हो गया, एथेनॉल आपका C2H5OH हो गया, दोनों का डेंसिटी दे रखा है। What volume of ethanol contain the same number of molecule are present in 100 मिलीलीटर वाटर? देखो दोनों ही लिक्विड है और लिक्विड का वॉल्यूम दे रखा है, तो गैसेज तो है नहीं, इसलिए गैसेज वाले मोल का फार्मूला नहीं लगाएंगे हम, जो जनरल फार्मूला है वो लगाएंगे। आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर, व्हाट वॉल्यूम ऑफ एथेनॉल कंटेन द सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल एज आर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर वाटर। तो वाटर देखो, पहले वाटर की बात करते हैं हम, तो वाटर हमारे पास 100 मिलीलीटर है, वाटर की डेंसिटी है आपके पास, तो डेंसिटी जो है आपके पास वो है वाटर का 1 ग्राम पर मिलीलीटर है बेटा। तो अब हमारे पास ये वॉल्यूम भी हो गया और डेंसिटी भी हो गया, वॉल्यूम और डेंसिटी हो गया, तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकालोगे? वाटर के केस में देखो, नंबर ऑफ मोल अगर मैं निकालूंगा तो n इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन फार्मूला वेट, ये फार्मूला पढ़ा था हमने। तो वाटर के वेट की जगह क्या लिख सकते हैं, बिकॉज डेंसिटी होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। यस सर, तो हम लिख सकते हैं ना डेंसिटी अपॉन वॉल्यूम। तो एक इक्वेशन ये आ गई, और एथेनॉल में भी आप सिमिलर कंडीशन लगा सकते हो। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, नंबर ऑफ मोल तो सेम नंबर ऑफ मोलिक्यूल बता रहा है या मोल बता रहा है, तो बराबर लिख सकते हैं, या मोल भी लिख सकते हो आप, मोलिक्यूल भी लिख सकते हो। अगर आप मोलिक्यूल में भी बनाना चाहते हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो, देखो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट से लिखोगे तो वेट अपॉन फार्मूला वेट जिसका भी लिखना चाहो, और वेट को भी आप अगर सोल्व करना चाहते हो, वेट इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम अपॉन मोलर मास लगा सकते हो। तो ए तो एवोगैड्रो नंबर है, तो एन का फार्मूला मैं डेंसिटी वाले फार्मूले से निकाल सकता हूं। तो एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलिक्यूल इज इक्वल टू क्या आ गया, डेंसिटी वॉल्यूम मोलर मास इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये आप एक जो निकाल लिया वो आपने सपोज पहले ले लिया वाटर के लिए, दूसरे एथेनॉल के लिए बनाओगे तो वो कह रहा है दोनों के मोलिक्यूल बराबर है, तो इक्वेट कर देते हैं, फिर उसकी डेंसिटी उसका वॉल्यूम मोलर मास दूसरे वाले का इनटू एवोगैड्रो नंबर। ये आप किसके लिए यूज कर रहे हो, ये आप जो यूज कर रहे हो वो आप एथेनॉल के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी दोनों की वैल्यू हम पुट कर देंगे। देखो कैसे, हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इधर, तो यहां वैल्यू पुट करेंगे, एक्सक्यूज मी सर, सर करा ऐसे ही है और 3.2
2-3 आंसर आ रहा है, अच्छा। लेकिन इसमें ना गाइड से में ये आंसर इनकरेक्ट बता रहा है। तो देखो आप में जो एक में ऑप्शन तो एक जैसे से 323.9 दे रखा है और 3.23 दे रखा है, तो अब कैलकुलेशन के हिसाब से देखो कितना आ रहा है, जो आंसर आएगा वो करेक्ट है। सर ऑप्शन ए ही आ रहा है तो देन आंसर। ऑप्शन बी आ रहा है। सर ए। अगर हाँ, ए। यस सर। कोई बात नहीं है, अगर आंसर से मैच नहीं कर रहा है तो आपका कैलकुलेशन सही होना चाहिए। ए वॉल्यूम दे रखा था आपको, वॉल्यूम यस कितना सर। था, 100 मिलीलीटर वाटर। सर उसमें डेंसिटी 1 आंसर था, सही मोलर रखा मास है। कितना था, मोलर मास वाटर का 18 है ना। यस सर। ओके, इज द डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ अप्रोक्सीमेट, देखो 7 8 9 है, चाहो तो आप पूरा ले लो, अप्रोक्सीमेट 8 भी 0.8 लेके भी कर सकते थे। मोलर मास कितना लिया था मैं एथेनॉल का, 46, एथेनॉल का 46। तो ये आपका देखो, ये आपका यहाँ इतना आ जाएगा 100.789। अब वॉल्यूम आपको चाहिए, तो ये आपने मिलीलीटर में रखा था इधर वॉल्यूम, तो इधर भी, तो इससे जो कैलकुलेशन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेट में बात करूं तो 100 को 18 से निकालूंगा, 5 के आसपास चला जाएगा, और 5 को आप, ये 46 है, इसको 50 ले लो तो अप्रोक्सीमेट 250 चला जाएगा, 250 हो जाएगा ना। 4 से इसको कर देते हैं, 4 से इसको कर देते हैं, तो ये कितना आएगा आपका 0.7 से, यानी कि आपका ये जो आंसर दिया हुआ है इससे ये नहीं आएगा, इससे कम आएगा, 3 पॉइंट समथिंग आएगा वो। ठीक है, ऑप्शन ए ही आपका आ जो रहा है। आंसर कैलकुलेशन से आएगा वही देना है आपको। सर ऑप्शन ए आंसर है इसका। ओके सर, थैंक यू सर। हमारा जो आएगा ना फार्मूले से, हम वही लेंगे। ओके सर। क्लियर। नेक्स्ट चलो सेकंड में देखो, यस सर, थैंक यू सर। नेक्स्ट है आपका सर हम्म सर क्वेश्चन नंबर सेकंड में थर्ड भी तो आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में, सेकंड देखते सर हैं क्या कह रहा है अपने को। सेकंड कह रहा है द करंटली एक्सेप्टेड डेफिनेशन ऑफ ए मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, मतलब सब्सटेंस कोई सा भी हो, वो कह रहा है दिस अमाउंट ऑफ द यस सब्सटेंस व्हिच वुड ऑक्यूपाई गैसियस। देखो ये तो डिफरेंट टाइप तो है कैलकुलेट करने की, डिफरेंट टाइप जो होता है उससे कैलकुलेट करते हैं। हैज एग्जैक्ट द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ द टाइप स्पेसिफाइड एज देयर आर कार्बन एटम इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन मास 12। इसकी बजाय अगर हम ये कहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स में, अगर ये कहता है कि उससे कितना हैवी है, तो ये डेफिनेशन हो जाती। नंबर की बजाय अगर बोलते हैं हम, जो एटॉमिक वेट वाला डेफिनेशन था, वो एटॉमिक वेट देना है, तो अगर आपके पास एटॉमिक वेट कंसेप्ट आता है, देन आप कहोगे वो कार्बन 12 से रिसेंटली हमने बनाया है, कार्बन 12 के वेट के हिसाब से। लेकिन जो नंबर के हिसाब से, जैसे मैंने आपको बताया था, एक्चुअल में व्हाट इज द मोल, मोल इज ए कैलकुलेशन, मोल इज ए कैलकुलेशन एंड इट इज ए टेक्निकल टर्म लाइक ए डजन। जैसे डजन क्या होता है, 12 होता है, अगर डजन यस 12 सर होता है, तो इसी टाइप से मोल क्या है, एक फिक्स नंबर है किसी भी पार्टिकल का। तो हैज एग्जैक्टली अगर 1 मोल हम बोल रहे हैं, तो ये आंसर नंबर के हिसाब से देना है, तो ये आंसर देना आपने। और अगर कहता किससे कितना हैवी है, तो फिर ये आंसर देते कि 1 कार्बन एटम का 1/12 जो पार्ट होगा, उससे कोई चीज कितना हैवी होगा, वो एटॉमिक वेट हो जाएगा। एटॉमिक वेट के लिए ये कंसीडर करना है रेफरेंस पॉइंट। और कैलकुलेट तो कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन एटॉमिक वेट के लिए कार्बन 12 लेना है, जहां भी एटॉमिक वेट आ जाए। एंड इफ इन द केस ऑफ मोल का डेफिनेशन, तब ये नंबर देना आपने, जैसे डजन 12 होता है वैसे मोल ये नंबर होगा। क्लियर। ओके सर। थर्ड कब दोगे, रिपीट करो, व्हेन यू विल गिव द आंसर थर्ड। सर जब कोई नंबर हो तो नंबर। नहीं, थर्ड कब देंगे, इफ वी कंसीडर द एटॉमिक वेट ऑफ एनी सब्सटेंस। एटॉमिक वेट का डेफिनेशन किया था ना, उसका बेस बनाया था हमने कार्बन 12। यस सर एटॉमिक वेट किसको बोलते हैं, किसी एटम का वेट कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से कितना हैवी कोई चीज होता है, तो उसको हम बोलते हैं। तो एटॉमिक वेट आ जाए तो सी दे देना, अगर मोल का पूछे तो नंबर दे देना। ओके सर। क्लियर। ओके सर। सर सब्सटेंस की जगह नंबर हो तभी बी भी चलेगा ना। हाँ, अगर वेट पूछा जाए तो आप दे दोगे वो जो थर्ड वाला है, नंबर पूछेगा देन आप दे दोगे नंबर जो फिक्स नंबर है मोल का। ओके सर। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, 4 5 और 6 में से किसी का प्रॉब्लम।
एनी अदर स्टूडेंट 4, 5, 6 में? Sir, sixth question. विच वन? 6? Sir, sixth question. Sixth. Yes, sir. देखो बेटा, ऐसा प्रॉब्लम कभी भी आ जाए, जैसे पहले भी एक n को कंपेयर किया है, जो हमारा प्रॉब्लम आ रहा था जिसमें हमने n को कंपेयर करके किया था, तो सेम वही कंसीडर करना है कि कांस्टेंट क्या चीज है वो निकालेंगे पहले हम। कहता है x लीटर ऑफ N2 एट STP कंटेन इतना मोलिक्यूल। एक हमारे पास है नाइट्रोजन गैस और द नंबर ऑफ मोलिक्यूल है, दूसरी गैस है ओजोन। नेचर क्या है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मोल कंसेप्ट के लिए दोनों ही गैसेज हैं, तो दोनों के लिए जो फार्मूला होगा जो कॉमन वो लगा देंगे। इसका वॉल्यूम दे रखा है x लीटर STP पर, और इसके मोलिक्यूल दे रखे हैं, वॉल्यूम दे रखा है, और इसका मोलिक्यूल मतलब n दे रखा है 3 × 10⁻²²। और हमें द नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन x/2 लीटर ऑफ ओजोन करना है। तो देखो एक बात तो बिल्कुल समझ आती है, तो जो हमने मोल का फार्मूला पढ़ा था, कोई सी भी गैस हो तो फार्मूला पढ़ा था ना, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू नंबर गिवन नंबर ऑफ गैसेस अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एक तो ये पढ़ा था बेटा, या एक हमने पढ़ा था वॉल्यूम वाला, वॉल्यूम एनटीपी पर, किसी भी यूनिट में, लीटर में तो लीटर में, मिलीलीटर में तो मिलीलीटर में, लीटर में हो तो 22.4 लगा देना है, मिलीलीटर हो तो V गिवन वॉल्यूम इफ इट इज गिवन इन मिलीलीटर देन आपका 22400 आ जाएगा। तो बट अल्टीमेटली क्या है कि ये तो कांस्टेंट चीज है, n एवोगैड्रो नंबर फिक्स है, ये भी कांस्टेंट है, तो n डिपेंड किस पे कर रहा है? V पे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। अब यू कैन से दैट n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V। अगर n डबल कर दूंगा तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा। देखो आप ट्रिक से भी सीधा इजी कर सकते थे, या दूसरा फार्मूला ये लगा देते, पहले के n1 पहले का V1 इज इक्वल टू दूसरे का n2 और उसका वॉल्यूम। करोगे कैलकुलेशन तब भी हो जाएगा, और सीधा दिख रहा है मुझे। ये देखो, अब पहले का वॉल्यूम कितना दे रखा है x लीटर, मोलिक्यूल कितने दे रखे हैं 3 × 10⁻²²। कहता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल इन x/2 लीटर, तो आधा तो कर दिया उसने, वॉल्यूम आधा कर दिया, तो मोलिक्यूल भी तो आधे हो जाएंगे। सीधा सीधा टिक लगा दोगे आंसर में, मोलिक्यूल भी हाफ हो जाएंगे। अदरवाइज आप यहाँ पर जो है पहली वाली गैस का N1 पार्टिकल दे रखा है 10⁻22 निकालोगे तब भी उतना ही आएगा। V कितना दे रखा है x लीटर, N2 निकालना है आपको, ये कितना दिया हुआ है देखो आपको x/2 लीटर, तो x/2 है तो x से तो x कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 इधर आ जाएगा तो हाफ आ जाएगा N2। 3/2 × 10⁻22, तो इट मीन्स 3/2 का हाफ ये हो जाएगा। बट ये देखो, ये तो हुआ लंबा कैलकुलेशन। अगर कोई भी गैसेज है उसकी नेचर पर मोलिक्यूल का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सी भी गैस हो, चाहे नाइट्रोजन हो चाहे ओजोन हो, अगर उसके मोलिक्यूल काउंट करने हैं तो मोलिक्यूल जो होते हैं, एन जो होता है मोलिक्यूल किसी भी गैस का, मोलिक्यूल होना चाहिए, एन एटम नहीं, मोलिक्यूल होने चाहिए। मोलिक्यूल इसके वॉल्यूम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन इफ वी डबल द नंबर ऑफ पार्टिकल देन वॉल्यूम इज आल्सो डबल। इफ वी if we can make the double volume then number of particle also double. If we make volume half then number of particle is also half. So यहाँ आप डायरेक्ट ही कर सकते थे, पहले x लीटर नाइट्रोजन था तो इतने मोलिक्यूल हैं, अगर वॉल्यूम x/2 कर दिया तो ओजोन के कितने मोलिक्यूल होंगे, उसका हाफ हो जाएंगे, क्योंकि x का x/2 तो हाफ होता है, तो पार्टिकल भी हाफ हो जाएंगे। डायरेक्ट ही कर सकते थे, या इस फार्मूले से N1/V1 इज इक्वल टू N2V2 आया कैसे, इस फार्मूले। क्लियर बेटा? दोनों तरीके से, पहले जो फर्स्ट लेवल पे करोगे तो पूरा एक्सप्लेन किया करो, लेकिन जब आप एक्सपर्ट हो जाओ तो डायरेक्ट जैसे दूसरा ट्रिक बताया, ट्रिक से सोल्व करोगे। भाई वॉल्यूम आधा हो रहा है तो पार्टिकल भी आधे कर देंगे। क्लियर? Yes, sir. Yes, Thank sir. you so much. चले आगे, Yes, sir. नेक्स्ट देखो फिर।
नेक्स्ट बेटा 7 से लेके 9 तक किसी का। सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, x ग्राम ऑफ एलिमेंट p, x ग्राम ऑफ x ग्राम ऑफ एलिमेंट p, उसका एटॉमिक वेट दे रखा है हमें, कंटेन y एटम, वेट दे रखा है, एटॉमिक वेट दे रखा है, y एटम दे रखे हैं। हाउ मेनी एटम आर कंटेन इन 2x ग्राम ऑफ एलिमेंट q, एटॉमिक वेट चेंज हो रहा है। तो एक सपोज हमारे पास एलिमेंट है p, एक हमारे पास q है, हम तो मोल कंसेप्ट लेके हमेशा फार्मूला चलेंगे। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल सकते हैं हम? नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू, एक तो होता है n अपॉन Na, और नंबर तो से फार्मूला ये आ गया n अपॉन Na, और एक आपका फार्मूला किससे, वेट से आया, वेट अपॉन फार्मूला वेट। तो Na तो दोनों में कॉमन है ना, तो Na की वैल्यू निकाल लेते हैं। किसी का भी Na कैलकुलेट करोगे तो आप आएगा Na इधर चला गया, m इधर आ गया, n, ये फार्मूला बना लो आप, n m डैश बाई वेट। ये फार्मूला कब यूज करना है? जब n भी चेंज हो रहा हो, मोलर मास भी अलग अलग हो और वेट भी अलग अलग हो। तो किसी का भी Na इतना रहेगा तो पहले वाले का इतना, फर्स्ट का इतना, जैसे P वाले का इतना तो Q वाले का भी इतना ही होगा, n m डैश w, क्योंकि एवोगैड्रो नंबर तो कांस्टेंट वैल्यू तो इतनी आएगी। पहले हमने फार्मूला बना दिया, एवोगैड्रो नंबर इसका इतना और इसका इतना। तो कभी भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो दोनों के एवोगैड्रो नंबर का जो फार्मूला है वो कंपेयर कर लिया करो आप। अब देखो पहले वाले का P का n कितना दे रखा था, कंटेन y एटम, n की वैल्यू दे दी y। फिर दूसरा देखो मोलर मास दे रखा, मतलब एटॉमिक वेट दे रखा था 30, गिवन वेट दे रखा था आपको x ग्राम। इन अनदर केस ऑफ q, वेट दे दिया 2x, एलिमेंट q, एटॉमिक वेट 30, और नंबर निकालना है हाउ मेनी एटम, तो नंबर निकालना है आपको n। इसका फार्मूला वेट दिया हुआ है आपको दूसरे वाले का, p का पहले वाले का 15 दे रखा था 15, और दूसरे वाले q का दे रखा था 30, और वेट दे रखा था 2x। तो x से x सोल्व हो गया, 15 टू जा 30, ये भी 15, 15 से 15, तो n इज इक्वल टू y रह गया। तो जब भी ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप क्या करोगे, इस फार्मूले को याद रख लो। जब दो को कंपैरिजन करना हो तो एवोगैड्रो नंबर वाला फार्मूला याद रख लोगे कि n m डैश अपॉन वेट, एक का दूसरे के n m डैश वेट के बराबर रख देंगे। ये फार्मूला यूज करो, दो चार बार ये फार्मूला फिट करते रहना, फिर बन जाएगा आगे। हो गया बेटा? नेक्स्ट चलो सर 8th क्वेश्चन। 9 तक किसी का। सर 8th 8th में देखो कह रहा है नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन द ड्रॉप ऑफ द वाटर इफ 1 मिलीलीटर वाटर हैज 20 ड्रॉप एंड A इज एवोगैड्रो नंबर। देखो ऐसा एक आधा प्रॉब्लम शायद मैंने बताया भी आपको क्या निकालना है, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन ड्रॉप ऑफ वाटर, एक ड्रॉप में कितने वाटर मॉलिक्यूल हैं ये निकालना है आपको। और A 1 मिलीलीटर में जो ड्रॉप है वो 20 ड्रॉप है, तो 20 ड्रॉप्स इज इक्वल टू 1 मिलीलीटर। तो 1 ड्रॉप कितने के इक्वल हो जाएगा, उसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। 1 ड्रॉप जो वाटर होगा उसका वॉल्यूम 1/20 मिलीलीटर। अब आपको निकालना क्या, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू n अपॉन Na। और वाटर के लिए क्या लिख सकते हो, वेट वाला फार्मूला, वेट अपॉन मोलर मास। यू वांट टू कैलकुलेट n, तो n अपॉन Na इज इक्वल टू वेट जो दे रखा है वो, अब डेंसिटी 1 होती है तो वॉल्यूम के इक्वल रख सकते हो, तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम भी लिख सकते हो, बट डेंसिटी आपको लर्न होना चाहिए कि वाटर के केसेस में डेंसिटी जो होता है वो 1 ही होता है। तो n अपॉन Na इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास, डेंसिटी 1, वॉल्यूम आ गया आपके पास 1/20 मिलीलीटर, और मोलर मास होता है 18।
तो मोलर मास की टर्म में देना है, कैसे देना है, तो देखो आप आंसर, तो आपका कितना आंसर आ जाएगा, 1/2 होता तो होता 0.5, तो 0.05/18 n इज इक्वल टू, और Na की फॉर्म में कह रहा है, Na की फॉर्म में। तो आपने क्या किया, जैसे हमने किया फार्मूला वही लगा, N/Na इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। और वाटर की केसेस में, इन द केस ऑफ वाटर बिकॉज डेंसिटी इज 1, सो यू कैन राइट डायरेक्ट वॉल्यूम। वाटर की केस में यहाँ वॉल्यूम आप डायरेक्ट लिख सकते हो। बस एक स्टेप और बढ़ा दिया, उसने इतना बोल दिया कि अगर 20 ड्रॉप होती हैं तो उसका वॉल्यूम 1 मिलीलीटर होता है। तो 1 ड्रॉप में आप कितने पार्टिकल निकालोगे H2 के, तो 1 ड्रॉप का वॉल्यूम निकाल लेंगे 1 बाई यूनिटरी मेथड से, 1/20 से। ओके सर, थैंक यू। 9 तक बेटा किसी का और, इधर आ जाओ फिर 10 से लेके 12 तक किसी का प्रॉब्लम। सर क्वेश्चन 11 एक बार। क्वेश्चन नंबर सर 11, क्वेश्चन 10th भी। क्वेश्चन 10th भी बेटा, 10th, हाँ। यस सर। टेन नंबर प्रॉब्लम में देखो, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सोल्व बाय द एटम कंजर्वेशन लॉ। तो आप कैसे करोगे, जैसे आपको ये दे रखा है मैग्नीशियम फॉस्फेट, तो मैग्नीशियम फॉस्फेट का फार्मूला हो गया MgPO4 का ट्वाइस। अगर मैं इसका 1 मोल लेता हूं, देखो इस पूरे साल्ट का 1 मोल है, तो इसमें ऑक्सीजन काउंट कर लो कितने मोल हैं, जो आपसे पूछना चाहता है वो चीज देख लो। तो 4 2 जा 8, तो टोटल आपके पास 8 ऑक्सीजन हो जाएंगे। तो आप क्या करो, दोनों के मोल ऐसे कंपेयर करो, नंबर जो भी आपको पहले वाले का दे रखा है इज इक्वल टू नंबर जो दूसरा निकालना है आपको, और जो इसका कोफिशिएंट है वो इधर ले जाओ, इससे बैलेंसिंग हो जाएगी। और इसका कोफिशिएंट इधर, जैसे आपको कंपेयर करना था इसके मोल से ऑक्सीजन के मोल से, तो इसका मोल सपोज N1 हो गया, ऑक्सीजन के मोल हो गए N2, और इसके एक पार्टिकल में कितने पार्टिकल है ऑक्सीजन वो हमने बैलेंस कर दिया इधर 8। तो अब इसका कोफिशिएंट इधर लगा दो और इसका कोफिशिएंट इधर, तो बहुत इजी हो जाएगा। कैसे, जैसे 8। अब हमारा प्रॉब्लम देखो, हाउ मेनी मोल ऑफ द मैग्नीशियम फॉस्फेट, मतलब N1 निकालना है, विल कंटेन 0.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन के मोल आपको दे रखे हैं, तो 8 इंटू N1, इसके मोल जो आपको 1 इंटू N2 जो दे रखा है वो आपको 0.25। तो इसका मतलब N1 इज इक्वल टू 0.25/8 आ जाएगा, 0.25/8। तो इससे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो इससे भी, ये तो एक हो गया लॉन्ग मेथड, ये तो पूरा जब स्टार्टिंग में हम सीखते हैं, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन माइंड में होनी चाहिए। तो देखो कितना इजी सोल्व हो रहा है। देखो अगर मैं इसको ऐसे सोचता, देखो बिल्कुल हम नॉर्मल घर की लैंग्वेज में बात करते हैं, हिसाब किताब। अगर मेरे पास एक पार्टिकल होता मैग्नीशियम फॉस्फेट का, तो उसमें होते 8 ऑक्सीजन, 8 ऑक्सीजन होते।
मतलब ऑक्सीजन इसके कंपैरिजन में 8 टाइम है। मैं या ये बोलूं कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में ये जो होंगे 8 टाइम होंगे। अगर ये दिया होता तो फिर मैं सीधा ही निकाल लेता, ये अगर मेरे पास x होता तो ये 8x है, लेकिन मैं कहता कि ऑक्सीजन x है तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे सर उसका 1/8 तो होगा, 1/8 तो उसने यही तो बोला था आपको, कहता ऑक्सीजन एटम 0.25 है, तो बताओ ये कितना होगा, तो 0.25 का 1/8, 0.25 डिवाइडेड बाई 8। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, फार्मूले से भी कर सकते हो आप। क्लियर? सर क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखो हमसे पूछा है, कहता है आपको एक गिवन है H2SO4, H2SO4 गिवन है और उसका टोटल वेट बता रखा है कि स्टार्टिंग में आपने इसका वेट जो लिया था वो 392 ग्राम लिया, लेकिन इसमें से माइनस कर दिया आपने। माइनस क्या कर दिए, इसके मोलिक्यूल सर, निकाल mg दिया है आपने। वो। 1 सर हाँ सर वो 392 mg है। mg है तो mg रख दो। यस सर। 392 मिलीग्राम हो गया, इसमें से इतना कहता है माइनस निकाल दिया, तो बताओ इसके कितने मोल बाकी रह गए आपके, ये क्वेश्चन मार्क है आपका। भाई इतनी चीज थी, इतना H2SO4 रखा हुआ था, उसमें इतने पार्टिकल निकाल दिए, बाकी बचाओ, बताओ रिमेनिंग लेफ्ट कितने रह गए। तो मैं लेफ्ट जो निकालूंगा तो फार्मूला बना लो ना, एन लेफ्ट इज इक्वल टू एन इनिशियल और एन रिमूव, जितने आपने रिमूवल कर दिए तो एन लेफ्ट निकल जाएंगे। अब N1 कैसे निकालोगे, इनिशियल, इनिशियल का वेट दे रखा है 392 मिलीग्राम, तो एक तो आपको इसको ग्राम में कन्वर्ट करना होगा, मिली का मतलब होता है 10⁻³ -3 ग्राम। 3 मिलीग्राम हो गया ना ग्राम, और डिवाइडेड बाय क्या करोगे 98, क्योंकि वेट अपॉन फार्मूला वेट। इधर देखो, इधर माइनस कर दो, इधर क्या है नंबर ऑफ पार्टिकल दे रखे हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय अवोगाड्रो नंबर निकाल लोगे, 1.2 10⁻21 डिवाइडेड बाय अप्रोक्सीमेट 6 × 10⁻23। तो यहां से अब सोल्व कर लो, ये कितना आ गया 0.2, और यहां से रह जाएगा 10⁻2, यहां से करोगे ये कितने 4 पे जा रहा है, 4 × 10⁻3, तो 4 × 10⁻3 ये आ गया, और वो कितना आ गया 2 × 10⁻3 आ गया, तो कितना रह गया 2 × -3 क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि ये देखो 0.2 है, और इधर जाओगे तो -2 आएगा, तो पॉइंट यहाँ का भी आ जाएगा -3 हो जाएगा, तो 4 में से 2 चला गया, 2 × 10⁻3 रह गया। मतलब सिंपल, कितनी चीज थी उसमें से कितनी निकाली, कितनी बच गई, कैलकुलेशन मोल में करना है सबका, तो मोल कितने बच गए, लेफ्ट कितने लिए, वेट दे रखा था उससे मोल बना लिए, माइनस पार्टिकल दे रखे थे उससे भी मोल बना लिए, इसमें से ये माइनस कर दिया तो सॉल्यूशन आ गया। हो गया बेटा? ट्वेल्थ तक नहीं है किसी का, और 12 के बाद सर 13th क्वेश्चन। आगे निकाल रहा हूं मैं।
हाँ बेटा, नेक्स्ट क्या प्रॉब्लम था आपका? 13 14 में से 12 था क्या? हेलो, हाँ बेटा, कौन से वाला प्रॉब्लम था? सुन रहे हो आप मुझे? यस सर। हाँ, कौन सा प्रॉब्लम था बेटा? सर किसी और बच्चे ने पूछा था, पता नहीं। किसी का है तो पूछ लो, अभी नहीं तो मैं सर आगे बढ़ रहा हूँ। 13 13th 14 क्वेश्चन 13 सर, प्रॉब्लम। 13th। हाँ, 13 देखो आपका, 13 में क्या कह रहा है आपके, ये देखो। कह रहा है परसेंटेज ऑफ सेलेनियम, उसका एटॉमिक मास दे रखा है पर ऑक्साइड एंड हाइड्रस एंजाइम इज 0.5% बाय वेट। द मिनिमम, देखो यहाँ छुपा हुआ है क्वेश्चन। मैंने आपको बोला था जहां भी मिनिमम मोलिकुलर वेट वर्ड आ जाए डायरेक्ट ये फार्मूला लगा लेना है। मिनिमम वर्ड देखते ही, मिनिमम इज इक्वल टू जो भी आपको एलिमेंट दे रखा है उसका एटॉमिक वेट, एलिमेंट का एटॉमिक वेट m, जो भी एलिमेंट दे रखा है, फार्मूला पढ़ा था हमने, डिवाइडेड बाय उसका परसेंटेज एलिमेंट का इनटू 100। आपका डायरेक्ट प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो जाएगा। तो एलिमेंट दे रखा है आपको सेलेनियम, सेलेनियम का एटॉमिक मास दे रखा है 78.8, डिवाइडेड बाय परसेंटेज दे रखा है 0.5% इंटू 100। शॉर्ट आउट कर लो इसे, ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट 15 तक किसी का और प्रॉब्लम? और नहीं है बेटा, किसी का हो गया? चलें आगे बेटा। यस सर। चलो मैं अब डीपीपी हटा रहा हूं, स्टार्ट करते हैं आगे प्रॉब्लम।
हाँ बेटा, देखो, इन लास्ट क्लास you have been taught about the empirical formula and molecular formula. Empirical formula and molecular formula. तो empirical formula पर हमने प्रॉब्लम किया था, तो सारा हम मोल कंसेप्ट से सोल्व कर रहे थे। जैसे एक आधा और प्रॉब्लम कर लेते हैं अब हम। सपोज ए कंपाउंड contain nitrogen and oxygen in 7:16 mass ratio. वेपर डेंसिटी, देखो फर्स्ट पॉइंट में जो वेपर डेंसिटी पढ़ा था वहां पर ले जा रहे हैं अपने। वेपर डेंसिटी ऑफ that compound is 46. Calculate the empirical formula of oxide of nitrogen. ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का फार्मूला निकालना है। तो इसमें देखो क्या है आपके पास, एक कंपाउंड कंटेन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आपको सोल्व करना है तो आप मोल कंसेप्ट्स के अकॉर्डिंग सोल्व करोगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर रेशियो निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल ऑफ नाइट्रोजन रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ ऑक्सीजन। वेट हमें गिवन है 7:16 दे रखा है, तो इसका वेट है 7, तो मोल बनाएंगे तो 7 बाई नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट 14 और इसका 16/32। तो ये हमारे पास 7/14 हो गया और ये 32 हो गया। तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का आ गया 16 और इसका आ गया 14। तो कितना हो गया देखो, 1/2, 1/2। तो यहां पर हमारे पास ये आ गया 1/2, 1/2, तो 1:1 आ गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का 1:1 आ गया। दोनों का नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो बाई मास हमारे पास इतना आ गया। एक मिनट यहाँ कुछ देखते हैं। ऑक्सीजन लिया है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन का 14, तो ऑक्सीजन देना है ना, ऑक्सीजन का आ जाएगा 16, एटॉमिक वेट देना है ना ऑक्सीजन का 16। तो ये 1/1 आ गया, ये 1/2, ये 1/1। देन हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 × 2। तो नाइट्रोजन अभी जो आ रहा है N और 2R। अब आगे क्या देखते हैं अपने, वेपर डेंसिटी भी दे रखी है कंपाउंड की 46। वेपर डेंसिटी कंपाउंड का है, तो एक हमने फार्मूला वेट पढ़ा था। फार्मूला वेट इज इक्वल टू यहां से हमने पढ़ा था कि 2 × वेपर डेंसिटी। फार्मूला वेट 2 × वेपर डेंसिटी, तो m' इज इक्वल टू 2, वेपर डेंसिटी आ गया 46। तो ये कितना हो गया हमारे पास, मोलर मास इसका 92 आ गया। तो मोलर मास 92, तो n का वैल्यू भी कैलकुलेट करना आ रहा है, अभी हमें करना है। तो नंबर इज इक्वल टू n जो निकाला था हमने, क्या, फार्मूला वेट डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला वेट। मोलिकुलर फार्मूला वेट 92 आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला वेट यहां से निकाल लो। तो n, तो ये कितना हो गया आपके पास, 14 एंड 32, O2 है इसलिए 32, तो ये आ गया 46। तो जो सिंपलेस्ट फार्मूला आ रहा है उसके साथ भी एक n लगा दो। तो आपका एम्पेरिकल फार्मूला के साथ साथ सपोज हमें मोलिकुलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है आल्सो, तो ऐसे बना दो, आल्सो कैलकुलेट मोलिकुलर फार्मूला। तो दोनों ही क्वेश्चन हो जाएंगे हमारे पास। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चनिंग आती है कि भाई कुछ ना कुछ दिया होता है, सिंपलेस्ट रेशियो निकालोगे तो एम्पेरिकल फार्मूला आ जाएगा, उससे एम्पेरिकल फार्मूला वेट निकाल लोगे। अगर मोलिकुलर फार्मूला भी निकालना है तो मोलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए आपको n का रिक्वायरमेंट होता है। मोलिकुलर फार्मूला वेट को एम्पेरिकल फार्मूला वेट से डिवाइड कर देंगे तो n आ जाएगा 2, इसको NO2 से ऐसा कर देंगे। लास्ट क्लास में हमने काफी डिटेल किया है। एम्पेरिकल फार्मूला के लिए देखो मैं आपको एंड में एक प्रॉब्लम देता हूं, अब आपने इसका मुझे आंसर निकाल के देना है।
हमारा प्रॉब्लम है ए हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन, वेट भी दे दो, 1.4 ग्राम हाइड्रोकार्बन, ए 1.4 ग्राम हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गिव्स 4.4 ग्राम CO2 and 1.8 ग्राम H2O. Calculate empirical formula of compound. empirical formula आपको कैलकुलेट करना है। को क्या करना है, यू हैव टू यूज ऑफ मोल कंसेप्ट, जो पढ़ रहे हैं उसी को लगाना। देखो हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन का कोई कंपाउंड है, हमें नहीं पता उसमें कार्बन कितने या हाइड्रोजन कितने। कंबशन का मतलब है 10th क्लास में पढ़ा होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्निंग होती है, और कंबशन जब भी करोगे तो जितना कार्बन है वो CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जितना हाइड्रोजन है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा और हीट रिलीज होगी। इसलिए आपने 10th में पढ़ा था कि एनर्जी रिलीज होती है, कोई भी कंबशन रिएक्शन होता है तो CO2 और H2O बनाएगा। हमें जो बेटा आइडिया है वो इसका तो आइडिया नहीं कि इसमें कार्बन और हाइड्रोजन कितना है, बट वी नो अबाउट द वेट ऑफ CO2। CO2 वेट कितना है आपके पास, 4.4 ग्राम। H2O का वेट भी पता है आपको, H2O का वेट है 1.8 ग्राम। हमें नंबर ऑफ मोल कार्बन और हाइड्रोजन चाहिए, तो वापस मोल कंसेप्ट पे जाते हैं। नंबर मोल ऑफ कार्बन एंड रेशियो नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब देखो कार्बन सारा का सारा CO2 में गया है, 1 CO2 कंटेन 1 कार्बन, तो जितने नंबर ऑफ मोल CO2 होंगे उतने ही तो कार्बन के होंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन की जगह लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 रेशियो। सेकेंड थिंग, हमें हाइड्रोजन चाहिए, नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन देखो ये H2O है, H2O का मतलब एक H2O में तो 2 हाइड्रोजन है, मतलब हाइड्रोजन हमेशा उतने होंगे जितना H2O होगा उसका डबल, क्योंकि ईच H2O कंटेन 2 हाइड्रोजन, तो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, हमेशा डबल, किसके, H2O के। तो यहाँ हमें H2O का पता है तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। ये बात समझ आई बच्चों? किसी बच्चे को ये बात समझ नहीं आई हो तो बताओ। हाइड्रोजन के एटम कितने होंगे, जितने H2O होंगे उसका डबल, क्योंकि 1 H2O, बिकॉज 1 H2O कंटेन 2 हाइड्रोजन, तो 2 H2O कंटेन 4 हाइड्रोजन, 3 H2O कंटेन 6 हाइड्रोजन, तो जितने H2O होंगे हाइड्रोजन एटम उसका डबल होंगे। सो वी कैन राइट दिस नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O। अब नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू हो गए नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, रेशो हाइड्रोजन का भी रेशो डबल आ जाएगा H2O के, तो इसको सोल्व कर सकते हैं हम। तो कार्बन का तो हमें पता है वेट, ये रहा, CO2 का 4.4 ग्राम है, CO2 का मोलर मास हमें आता है 4.4 डिवाइडेड बाई 44, ट्वाइस H2O का भी वेट हमें दिया हुआ है 1.8 डिवाइडेड बाई 18, तो ये पॉइंट तो इस पॉइंट से कैंसिल हो गया, ये 18 कैंसिल हो गया, ये 1 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन 1 आ गया, और हाइड्रोजन जो आ गया वो आपका ये कितना है आपके पास 18, तो 2 आ गया, CH2। एम्पेरिकल फार्मूला हमारे पास CH2 बन गया। तो अगर हमारे पास इस टाइप का प्रॉब्लम है तो हम उसको ऐसे बना सकते हैं। दोबारा देखो, ए हाइड्रोकार्बन ऑन कंबशन गेव 4.4 ग्राम CO2 एंड 1.8 ग्राम H2O। तो हमने CO2 और H2O का वेट निकाल लिया, CO2 से नंबर ऑफ कार्बन पता कर लिए, नंबर ऑफ कार्बन मतलब मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल ऑफ CO2, और मोल ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मोल ऑफ H2O। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 गिवन वेट अपॉन फार्मूला वेट CO2 के से निकाल लिए, ये 32 और ये 44 होता है कार्बन CO2 का निकालते हो तो कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16, तो 44 होता है, और H2O का हमें पता है 18 होता है, तो यहाँ से हमने इसका एम्पेरिकल फार्मूला बना दिया CH2। क्लियर बेटा? देखो पिछली क्लास में भी लास्ट में मैंने एम्पेरिकल फार्मूले के बारे में आपको बताया, एंड टुडे वी आर आल्सो गोइंग टू सॉल्व सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम। तो दीज आर द कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। एनी डाउट बेटा किसी को?
बिकॉज कैलकुलेशन है, एक बार समझ नहीं आए यू कैन आस्क अगेन एंड अगेन, जब तक आपको until everything would be clear. कैसा है हाँ बेटा बोलो। सर? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन 2 into NH2 कैसा है? H2O देखो हमें क्या चाहिए, किसके मोल चाहिए? हाइड्रोजन के। हाइड्रोजन के मोल किससे निकालने हैं आपको? वाटर से निकालने हैं ना, H2O से। तो अगर मैं Yes. कहूं एक H2O है तो हाइड्रोजन कितने होंगे उसके अंदर? 2। तो हमेशा हाइड्रोजन जितने ये होंगे तो हाइड्रोजन इसका डबल जा रहे हैं ना। तो Yes, sir. हाइड्रोजन एटम क्या लिख सकता हूँ? हाइड्रोजन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ H2O। अभी मैंने बैलेंसिंग में थोड़ी देर पहले भी बताया था। H2O बैलेंस कर देते हो तो जब दोनों को मोल लिखते हो तो इधर वाला कोएफिशिएंट इधर लगा दोगे, इधर वाला इधर लगा दोगे। वैसे भी बहुत सिंपल बात है, आपसे पूछा जाएगा एक H2O में हाइड्रोजन कितने हैं, कितने बोलोगे बेटा? 2 हाइड्रोजन है। एक H2O में हाइड्रोजन तो 2 ही है। हाँ मैं कह दूं 2 H2O में हाइड्रोजन कितने होंगे? सर हाफ। नहीं, उल्टा बोल गए ना। 2 H2O में हाइड्रोजन कितना होगा? 4। ये सारे हाइड्रोजन है ना, ये देखो तो 4 हो कितने गए। हाइड्रोजन हुए? 4 हुए ना। यस हाँ, जैसे 3 H2O में हाइड्रोजन कितना होगा? 6। इसका मतलब हाइड्रोजन हमेशा H2O का कितना आ रहा है? डबल आ रहा है। डबल। तो मैंने यही तो लिखा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ H2O, क्योंकि H2O का वेट हमें दिया हुआ है तो उसके मोल तो निकल जाएंगे और कैलकुलेशन से ट्वाइस आ जाएगा। 2 इंटू गिवन वेट दे रखा है हमें 1.8 डिवाइडेड बाय H2O। ओके सर। क्लियर बेटा? यस सर। चलें आगे चलें। यस सर आगे। नेक्स्ट देखो, अब हमारा एक पॉइंट आता है जो काफी इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन, स्कूलिंग, किसी भी तरीके से, और ये है हमारा लिमिटिंग रिएजेंट। ध्यान से समझना, पूरा समझने वाला पॉइंट है। वो वाला जो है बिल्कुल कैलकुलेशन, सिंपल हिसाब किताब वाली बात आ रही है। लिमिटिंग रिएजेंट, LR, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? That reactant which is completely consumed in reaction is known as limiting reagent, LR, लिमिटिंग रिएजेंट। दैट रिएक्टेंट, मान लो एक से ज्यादा रिएक्टेंट लेके आप रिएक्शन कराते हो, जो रिएक्टेंट पहले कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसको बोलेंगे हम लिमिटिंग रिएजेंट। उसकी लिमिट आ गई, वो खत्म हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। और अब जब ये खत्म हो जाएगा तो आगे प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो लिमिटिंग रिएजेंट किस लिए यूज्ड होता है? यूज्ड फॉर प्रिडिक्शन या कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। कितना प्रोडक्ट बनेगा उस चीज के लिए हम इसको यूज करते हैं। ध्यान से देखना है सभी स्टूडेंट ने, इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। कैसे इसको कैसे करते हैं तो स्टेप आप ध्यान रखेंगे जब भी प्रॉब्लम आएगा कोई, बिकॉज अभी याद करने वाली चीज नहीं आई है, अब आई है आपकी समझने वाली चीज। तो इसमें आपने कैसे समझना है? सबसे पहले जो भी रिएक्टेंट दिए हुए हैं आपने, जो केमिकल इक्वेशन 10th में करते थे, वो रिएक्टेंट मिला के प्रोडक्ट बनाना। सपोज सबसे पहले आप क्या लिखोगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आप एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन दोगे। सपोज मैं आपको बोलता हूं कि मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन देता हूं, और हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस मिलके वाटर बना रहे हैं, H2O। ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। तो H2O और O2 मिलके आपको H2O बनाना है। आप कैलकुलेट करना चाहते हो, यू वांट टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ये कितना दें कि ये कितना बनेगा। तो सबसे पहला काम देखो आपने क्या करना है। फर्स्ट यू नीड टू बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन। एंड यू नो बैलेंसिंग जो है वो कई तरीके से कर सकते हैं, अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो वट एवर द कंडीशन, आप कैसा भी जैसे भी कर, हाउ एवर द बैलेंसिंग ऑफ स्टूडेंट
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कैलकुलेशन से आंसर लास्ट सबका सेम आएगा। जिसको जिस वे से इजी लगता है वो बैलेंस करेगा। जैसे H2O2 H2 कैसे बैलेंस करें, देखो इधर हाइड्रोजन के 2 एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम, इधर ऑक्सीजन 1 है, इधर O2 है, तो या तो मैं इसको हाफ लगा दूं, या बैलेंसिंग के बहुत सारे तरीके हैं। देखो एक मैं ऐसा लिख सकता हूं, अगर मैं हाफ कर देता हूं, हाफ O2 तो बैलेंस हो गया। H2 इधर 2 हाइड्रोजन, यहां भी 2 हाइड्रोजन, इधर देखो हाफ O2 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 एक होता है तो 2 ऑक्सीजन होते हैं, हाफ हो गया O2 तो 1 ऑक्सीजन हो गया, या 2 से 2 कैंसिल कर दो, 1 ऑक्सीजन आ गया तो H2। एक स्टूडेंट ऐसे कर सकता था, सपोज दूसरे स्टूडेंट को ये नहीं लगा, उसको थोड़ा डिफिकल्ट लगा, ये लगना नहीं चाहिए लेकिन सपोज लग रहा है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत सारे डायमेंशन होते हैं। उसको मैंने इक्वेशन दिया H2 और O2, H2 गैस O2 गैस एंड H2O लिक्विड, उसने क्या किया, यहां 2 लगा दिया, 2H2, क्योंकि वो हाफ से डर गया, उसने सोचा हाफ वाली कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी, फ्रैक्शन वाली क्यों करते हैं, मैं इजी करता हूं, चलो कोई बात नहीं, ऐसे कर दिया उसने। वहां 2H2 लिख दिया, तो बैलेंस करेगा तो हाइड्रोजन देखो 4 हो गए, तो यहाँ 2 लगा देगा वो, 2H2 और ऑक्सीजन 2 ऑलरेडी बैलेंस है, उसको कहेगा वाह मजा आ गया, ये आसान है, मैं ऐसे करूंगा, कर ले भाई जो जिसको जैसे करना है। लेकिन हमेशा आप कैलकुलेशन सीखना चाहते हो तो आप इजी से कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाओ। अब एक स्टूडेंट आया, उसने कहा कि तुम ऐसे कर रहे हो, मैं तो इसको बैलेंसिंग और तरीके से करता हूं। वो कहता मैं तो यहाँ 3 लगाऊंगा जी, H2O2 H2। अब देखो गलत तो कोई नहीं है ना इनमें, एक जना कह रहा मैं तो 3 लगाऊंगा या बैलेंस करना है मुझे, तो 3H2, तो यहां 3 कर दिया, 3H2 तो हाइड्रोजन बैलेंस हो गया 6, ऑक्सीजन कितना आया 3, लेकिन यहाँ O2 है तो 3 लिख के, जो ये नंबर होता है 3 लिख के, जो इधर वाला नंबर है उसे डिवाइड कर दिया करो, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब उसने ऐसे बैलेंस कर दिया, गलत कोई नहीं है, देखो बेटा सब सही है, बैलेंसिंग सबने किया है। तो कोई कैसे भी बैलेंसिंग करे तो हम उसको शॉर्ट आउट कैसे करेंगे। अब हमें ये देखना है कि ये रिएक्शन हुआ कैसे। तो सबसे पहले काम करना होता है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। अब बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन के बाद अब हम इसको पढ़ेंगे कैसे। देखो सबसे ज्यादा पॉपुलर कौन सा तरीका है, यू नो दिस वन इज द मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट जो है फेवरेबल टाइप ऑफ बैलेंसिंग, 2H2 1O2 2H2। ओके यहां से स्टार्ट करते हैं। तो इसको देखो जनरली बच्चा कैसे पढ़ता है, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मोल से कैलकुलेशन करनी है बेटा, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 2 मोल ऑफ H2। उसने 2 इनको नंबर लेके पढ़ दिया बेटा, देखो उसने बोल दिया 2 मोल ऑफ रिएक्ट विद 1 मोल ऑफ O2 और H2। अब अगर उसने ये बोल दिया है तो ये भी तो गलत नहीं है, 1 मोल ऑफ H2 रिएक्ट विद हाफ मोल ऑफ O2 टू फॉर्म 1 मोल ऑफ H2। तो फिर करना क्या है, करना क्या है आपको, जो 2 आप नंबर ले रहे हो, नंबर ना लेकर के, ध्यान देना अब जो बात बोल रहा हूं उस पर ध्यान देना, आप इनको नंबर ना लेकर के आप इनको रेशो लिया करो। आप कैसे पढ़ोगे, सपोज इसके जितने भी मोल लूंगा, जितने मोल हाइड्रोजन के यूज होंगे रिएक्शन करने के लिए, उसका हाफ ऑक्सीजन के यूज होंगे, क्योंकि 2 का 1 हाफ होता है। ये बात देखो किसी पे लगा के देख लो, सब जगह सही जा रही है। यहां कितने मोल ले रहा हूं 1, तो उसका हाफ, 1 का हाफ होता है, तो जितने ये यूज किए उसका आधा इसके यूज। ये देखो सेकंड वाले में इसने कितने यूज किए 2, इसने 1, तो जितना इसने यूज किया उसका हाफ इसने यूज किया। ये देखो कितना यूज हुआ, इसने 3 किए तो 3 का हाफ 3/2 उसने ये यूज किया। तो एक्चुअल में आप नंबर याद नहीं करोगे, आप रेशो बोलोगे। आप बोलोगे कि ये केमिकल रिएक्शन कैसे होगी, 2 चीजों की तीसरी चीज कैसे बनेगी, उसका ये रेशो है। जितना भी मैं 2:1 है, ये 2:1 पढ़ोगे, ना कि 2 और 1, दोनों बातों में बहुत फर्क है। 2:1 सब में, 2:1 सब में, लेकिन 2 और 1 सिर्फ इसमें। तो आप ये बोलोगे कि जितने मोल हाइड्रोजन के यूज करूंगा उसके हाफ मोल ऑक्सीजन यूज करूंगा, या इसी बात को उल्टा लिख सकते हो आप, जितने मोल ऑक्सीजन के यूज करूंगा उसका डबल मोल हाइड्रोजन का यूज करूंगा। कब यूज करूंगा, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी। अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं की, अभी हमने सिर्फ बैलेंसिंग लिखी है। अब हम आगे करते हैं कैलकुलेशन। अब इसी बात को समझना, मैं देखो फिर बोल रहा हूं आपको, ये एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज 2 स्टूडेंट हैं, स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी, और उन्होंने एक कंडीशन बना ली है कि हाफ टाइम में जितने पैसे ए कहता है मैं खर्च करूंगा, उसका हाफ पैसे तुझे खर्च करने पड़ेंगे। तो अब सपोज ए 2 रुपए लेके गया और बी 1 रुपए लेके गया, तो जब हाफ टाइम हुआ ए 2 रुपए खर्च करेगा तो बी कितने खर्च करेगा बेटा, 1 रुपया।
दूसरे दिन क्या हुआ कि ए 2 रुपए लेके गया और बी भी 2 रुपए लेके गया। अब ए ने 2 रुपए खर्च किए तो कंडीशन यही है कि जितने ये खर्च करेगा उसका आधे ये करेगा, तो इसके पास इवन 2 रुपए थे लेकिन ये अपने 2 रुपीज खर्च नहीं करेगा। इसको इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जितने ये खर्च करेगा उसका आधा करना है, तो अपना 1 करेगा, 1 अपने पास रख लेगा। तो इसके पास आगे पैसे नहीं है तो वो आगे खर्च नहीं करेगा। इस तरह से इस बात को आपने समझना है इस प्रॉब्लम से जो मैं आपको दे रहा हूं। एक प्रॉब्लम को जब तक समझ नहीं आए तब तक बार बार समझते रहना। बस समझ आ गया, फिर कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए शॉर्ट आउट कर दोगे। कंपटीशन में स्पेशली यही प्रॉब्लम आता है। देखो क्वेश्चन क्या है, सपोज इफ, मैंने लिख दिया, इफ 8 मोल ऑफ H2 is taken with 8 mole of O2 for formation of H2O. What is the maximum amount of H2O formed? What is the maximum amount of H2O formed? 4 मोल। अब प्रॉब्लम ध्यान से सुनो, क्या किया गया है, आपको 8 मोल H2 दिए गए, उतने ही मोल O2 दिए गए और H2O बनाया गया। आपको निकालना है कि H2O कितना बनेगा। कैसे करेंगे बच्चों? देखो, कोई भी काम करने को मैंने आपको इससे भी बहुत इजी चैप्टर में उठा के आपको स्टार्ट करा सकता था। बहुत इजी है, पीरियोडिक टेबल होता है, एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, लेकिन ये फर्स्ट चैप्टर है। फर्स्ट कहते हैं ना, जो फर्स्ट होता है इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। फर्स्ट चैप्टर आपका क्लियर हो गया तो समझ लो केमिस्ट्री में कहीं कोई प्रॉब्लम ही नहीं आती। और कोई भी चीज सीखने के लिए बच्चों 3 चीजें होती हैं, और वो 3 चीजें हैं, उनमें से एक चीज अभी बता रहा हूं, वो होता है सीक्वेंस। अगर आप स्टेप, जैसे बहुत बढ़िया डांसर बनना चाहते हो तो अगर आपने स्टेप सीख लिए तो कितना कॉम्प्लिकेटेड डांस हो आप कर जाओगे। आप प्लेयर बनना चाहते हो, अगर स्टेप्स अच्छे सीख लिए आपने तो आप बड़े अच्छे रन बनाओगे। स्टेप्स, इस बॉल के साथ कितना स्टेप्स, तो इसका मैं स्टेप बता रहा हूं। पहला नंबर स्टेप बेटा, सबसे फर्स्ट स्टेप आप लिखोगे, क्या करना है, आपको रिएक्शन देना है बेटा। H2 गैस O2 गैस मिल के बना रहे हैं वाटर, H2O। सेकेंड स्टेप बेटा, इनकी बैलेंसिंग करनी है। कोई बात नहीं, इन बिगिनिंग यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी इजी मेथड ऑफ बैलेंसिंग। जो आपको सबसे इजी लगता है वही कर लो। जैसे यहाँ 2 लगा दिया, 2H2, या 1O2, ये 2। सेकेंड स्टेप है, पहला है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लें, सेकेंड स्टेप है उनको बैलेंस करना। अब आप जो बैलेंसिंग है इसको समझना, जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो कैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी। देखो बच्चों, इनका जो आपको ये दिखाई दे रहा है 2:1, कि इसका मतलब 2:1 नहीं पढ़ना, रेशियो पढ़ना है। जितने मोल 2 यूज करोगे तो उसका हाफ मोल ऑक्सीजन यूज करने पड़ेंगे। अब आप सारी कंडीशन लगा के देख लो। सपोज इनिशियली आपको जो गिवन है वो लिख दो। हाइड्रोजन कितना दिया हुआ था बेटा, 8 मोल। आपने मिलाए जो थे, हाइड्रोजन के 8 मोल मिलाए थे, और ऑक्सीजन के कितने थे, उसके भी 8 थे। और प्रैक्टिकली सोचो, जब आपकी इनिशियली रिएक्शन स्टार्ट हुई थी, आपने इन दोनों को मिक्स किया, तब तो वाटर था ही नहीं आपके पास, H2 तो 0 था उस टाइम पे। अब रिएक्शन होनी स्टार्ट हो गई तो फाइनली कैसे पहुंचोगे आप, स्टार्ट होगी तो दोनों चीजें देखो। अगर आप इसके 8 के 8 मोल खर्च कर दो बेटा, तो हाइड्रोजन 8 मोल खर्च करूंगा तो ऑक्सीजन कितना खर्च करना पड़ेगा बताओ। 4 मोल। 4 मोल, गुड। इसका आधा, क्योंकि 2:1 है, जितना ये खर्च करेंगे उसका हाफ खर्च करना पड़ेगा। अगर मैं ये 8 के 8 खर्च कर दूं तो मुझे ऑक्सीजन 4 खर्च करने होंगे, और 4 कर सकता है ये, क्योंकि ऑक्सीजन के पास तो 8 है, 8 में से 4 निकाल देगा। या मैं आपको अब देखो उल्टा इसमें सिखाता हूं, उल्टा कैसे करेंगे। अगर मैं ऑक्सीजन के 8 मोल खर्च कर दूं तो हाइड्रोजन कितने खर्च करने पड़ेंगे बताओ बेटा। 16 मोल। 16 मोल, गुड। क्योंकि जितना ये खर्च करोगे उसका डबल खर्च करना पड़ेगा ये। तो इसने 8 किए, अगर ऑक्सीजन 8 मोल खर्च करोगे तो ये 16 तो है ही नहीं इसके पास,
इसलिए हमें पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। कैसे? माइनस का मतलब मैं खर्च कर रहा हूं, ध्यान रखना, माइनस मैंने इसके 8 के 8 मोल खर्च कर दिए, यहां से 8 के 8 मोल चले गए, जितने ये जाएंगे उसका हाफ, क्योंकि 2:1 है, इधर हाफ खर्च करना है, तो ये माइनस माइनस मतलब खर्च हो गए कितने, इसका हाफ, इसका हाफ आएगा 4 मोल। अब बच्चों इंटरेस्टिंग पॉइंट है, बात आई इसकी, H2O कितना बनेगा, किसी एक को पकड़ लो, जैसे इसको पकड़ लो, जितना ये है उतना ये है, तो जितना ये जाएगा, ये 2 है तो ये भी 2, यानी कि रेशो बराबर है दोनों का, तो जितने मोल इसके जाएंगे उतने वाटर के बन जाएंगे। तो वाटर के, ये हाइड्रोजन कितना गया था 8 मोल, तो वाटर भी कितना हो जाएगा 8 मोल। तो अब सारे क्वेश्चंस के आंसर हम इसी से दे सकते हैं। देखो क्या हुआ क्वेश्चन का आंसर, नेट रिजल्ट क्या है जब रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी होगी आपकी, ये सोल्व करो, यही प्रॉब्लम होंगे आपकी। जब रिएक्शन कंप्लीट होगी, in initially we have 8 mole and all 8 mole is consumed during the reaction, now we have finally 0 mole of hydrogen, clear? Secondly, we have 8 mole of oxygen and we consume only 4 mole of oxygen, now we have remaining 4 mole oxygen, and in initially water 0 and after that 8 mole will be formed, plus मतलब form हो गए, तो 0 और 8 mole, तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट क्या हुआ, पहला पॉइंट, व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट जो कंज्यूम हो गया है कंप्लीटली, कंज्यूम कौन हो गया है, हाइड्रोजन, लिमिटिंग रिएजेंट इज हाइड्रोजन। सेकंड को बोलेंगे एक्सेसिव रिएजेंट बेटा, एक्सेसिव, एक्सेसिव मतलब जो एक्सेस में था, एक्सेसिव रिएजेंट ऑक्सीजन, गुड। और देन आपका आया प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बेटा, H2O, कितने मोल बन गए 8 वेट कहता तो वेट भी मोल कंसेप्ट निकाल के निकाल सकते थे। वेट क्या होता है, वेट इज इक्वल टू फार्मूला वेट इनटू मोलर मास, मोल, क्योंकि नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास होता है, तो मोलर मास 18 इंटू 8 ग्राम, ये भी बता सकते हैं। तो समझ आई बात, 4 ग्राम है? बोलो बेटा, बोलो क्या कह रहे हो, 144 ग्राम आएगा। हाँ 144 ग्राम आ जाएगा आंसर, 144 ग्राम आ जाएगा। किसी भी बच्चे को कोई डाउट हो, हालांकि अभी 2 या 3 और प्रॉब्लम बनाऊंगा, थोड़ा थोड़ा चेंज करता हुआ, इसमें लेवल वाइज थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करेंगे आज फिर, लेकिन किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। देखो इसी प्रॉब्लम में मैं एक अमेंड कर देता हूं, मैं ऐसे लिख देता हूं, 10 मोल ऑफ H2 and 10 mole of H2 and 2 mole of O2 are taken for formation of H2O, formation of H2. What will be maximum yield? yield का मतलब भी अमाउंट होता है बच्चों, maximum yield of H2O, 4 मोल। 4 मोल। कैसे? अब जैसे जैसे समझ आने लग जाएगी फिर तो आप क्वेश्चन खत्म होते ही आंसर भी दे दोगे और कैलकुलेशन भी करना है। सबसे पहले बैलेंसिंग लिख दो, H2O2 H2O, 2H2 1O2 H2। आप इन दोनों में लिमिटिंग रिएजेंट देख लो। इनिशियली आपको क्या दे रखा है, देखो इनिशियली H2 के इस बार 10 मोल है और O2 के हैं 2 मोल। अब देखो किसके हिसाब से डिसाइड करें, स्टार्टिंग में ये 0, अगर मैं ये 10 के 10 खर्च करूंगा तो इसके तो 5 खर्च करने पड़ेंगे, मुझे 5 तो है ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए मुझे तो इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इस बार मैं ये 2 के 2 यूज कर लूंगा, इसके 2 यूज करूंगा, जितने इसके यूज करोगे इसका डबल इसके करने होंगे, तो ये 4 मोल यूज हो जाएंगे। अब ये आपके 2 मोल यूज हुए हैं, ये 4, तो किसी से भी सॉर्ट आउट कर लो आप, जितना ये है मोल उतना ही तो इसका बनना है, तो ये 4 मोल यूज किए हैं तो प्लस 4 मोल आ गए। आपने सोल्व किससे किया, लिमिटिंग रिएजेंट से कर सकते हो आप, जितने ये मोल हैं इसका डबल है तो इसके कितने गए 2, तो उसका डबल हो गया 4।
तो नेट रिजल्ट क्या रहा? 4 मोल। फाइनली क्या हुआ आपके पास? 10 में से 4 चले गए, 6 इसके रह गए, ये 0, ये 4, तो 4 मोल बन गया H2। बस आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाए, उसके हिसाब से आप इन दोनों का रेशियो देख के प्रोडक्ट डिसाइड कर सकते हैं। अब थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं प्रॉब्लम में, फिर अब की बार लिमिटिंग रिएजेंट देखो क्या हुआ। लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन हुआ। पिछले क्वेश्चन में देखो यही ऑक्सीजन एक्सेसिव था, जो खत्म हो जाता है, जो कंज्यूम होता है, दैट इज द लिमिटिंग रिएजेंट। जो कंज्यूम हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट। क्लियर? कोई डाउट बेटा किसी को? सर 10 मोल में से वो जो -4 किया है वो वाला कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया। अगर आपके पास स्टार्टिंग में कितना मोल था? 10 मोल था ना? सर 10 मोल। यस सर। और ऑक्सीजन का कितना था? 2 मोल। 2 मोल। अब मैं अगर इसका 10 का 10 खर्च करता तो इसके कितने खर्च करने पड़ते ऑक्सीजन के? ऊपर वाला रेशियो देखो, वो बता रहा है आपको 2:1 है। जितना ये खर्च करोगे उसका आधा खर्च करना पड़ेगा, तो 5 करने पड़ते हैं ना। 5 मोल। 5 तो है ही नहीं हमारे पास, 2 ही है, तो इसलिए हम इसके हिसाब से चलते हैं। इसके 2 के 2 खर्च कर देते हैं, इसके 2 खर्च करेंगे तो इसके कितने खर्च करने पड़ेंगे? रिवर्स सोचो अब, डबल 1 का डबल 2 ही तो है, 4। इसलिए मैं इसके 2 खर्च करूंगा तो इसके कितने खर्च करने पड़ेंगे? 4। तो 4 खर्च करने पड़ेंगे। और ये कितने बनेंगे H2O? देखो किसी से भी ले लो, चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे। जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, तो जितने खर्च ये करोगे उतने ही तो ये बनेंगे, तो 4 आ गए। अब आपने कहा ये माइनस करके कैसे आया? तो स्टार्टिंग में कितने मोल लिए थे हाइड्रोजन के? 10 लिए थे ना, उसमें से खर्च कितने हो गए? 4। तो बाकी कितने रह गए? 6 रह गए ना बाकी। यस सर, समझ में आ गया। थैंक यू सर। अब मैं क्या करता हूं, मोल से आगे अमाउंट पर ले जाता हूं, यही बात। अच्छा, एक काम और कर सकते हो बेटा आप। एक काम क्या कर सकते हो कि अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाएगी कौन से वाला है, फिर आप मोल कंसेप्ट भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। एक ट्रिक बताऊंगा अभी, उससे डायरेक्ट सोल्व कर सकते हो, बट अभी थोड़ा प्रैक्टिस और करते हैं। अब मैंने प्रॉब्लम बदल दिया, मैंने कह दिया 20 ग्राम ऑफ H2 is taken with 2.5 ग्राम 2.4, ऐसा कर दे, थोड़ा इजी कैलकुलेशन कर देता हूं। 3.2 ग्राम ऑफ O2 and to form water. What will be amount of water formed after completion of reaction? After completion of reaction. Now you are supposed to pay attention this point। यहां पर अब की बार हमारे पास जो है वो अमाउंट है, इसलिए पहले आपको इक्वेशन एक स्टेप बढ़ गया। अब आपका कैसे बढ़ गया स्टेप कि सबसे पहले वही बैलेंसिंग 2H2 हाफ O2 और 2H2 बन गया। अगर हम लिमिटिंग रिएजेंट पता कर लें, अब मैंने आपको 2 मेथड बताता हूं, एक शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट बेटा हमेशा तब लगाना जब आप लॉन्ग कट पूरा समझ जाओ, उसके बाद शॉर्टकट। तो देखो, एक तो पहले लॉन्ग कट क्या है, 2H2, ये 1 आ रहा है ना, हाँ 1O2, 2H2O दे दिया। अब 1O2 दे दिया तो देखो सबसे पहले हमें इनिशियली मोल निकालने हैं H2 के। तो H2 का वेट दे रखा है 20 ग्राम, तो वेट है, मोल निकालेंगे तो 20 डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट हाइड्रोजन का H2 का, ये वाला 2 नहीं लेना, H2 लेना है। H2 का फार्मूला वेट होता है 2, तो ये हमारे पास 10 मोल आ गई। कैलकुलेशन तो मोल से ही करनी है। तो 20 ग्राम दिया हुआ था, ग्राम को हमने सबसे पहले कन्वर्ट कर दिया मोल में।
O2 देखो ये भी 3.2 ग्राम दे रखा था, 3.2, तो 3.2 डिवाइडेड बाई O2 से 32 से कर दिया तो ये 0.1 आ गया, और स्टार्टिंग में ये 0 आ गया। अब फाइनली क्या हुआ, अब आप देखो ये 10 मोल हुआ, ये 0.1 मोल हुआ, तो अब आप क्या डिसाइड कर सकते हो, अब अगर आप इसके 10 के 10 मोल खर्च करते बेटा हाइड्रोजन के, तो ऑक्सीजन कितने मोल खर्च करने पड़ते हैं आपको, 5 मोल, लेकिन 5 है कहां आपके पास, तो उसके अकॉर्डिंग तो चल नहीं सकते, इसलिए अब क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 0.1 मोल खर्च देते हैं हम, 0.1 मोल, तो जितना ऑक्सीजन खर्च करेंगे उसका डबल हाइड्रोजन खर्च करना होगा, तो ये 0.2 मोल खर्च करने, माइनस मतलब खर्च करना है, और जितना ये जाएगा उतना वाटर बनेगा, तो प्लस 0.2 मोल बन गए। अब ये तो हो गया आपका एक तरह का ये कैलकुलेशन, तो 10 में से 0.2 चले गए, तो ये रिमेनिंग कितने रहेगी 9.8, ये हो गया 0 और ये हो गया 0.2। नाउ ध्यान देना, अब मैं आपको शॉर्ट ट्रिक सिखा रहा हूं इसका। अगर आपको लिमिटिंग रिएजेंट पता लग जाए, आपको साफ पता लग रहा है कि इसके 10 खर्च करूंगा तो इसके पास तो 5 है ही नहीं, तो मुझे तो इसी को खर्च करना है O2 को, तो मुझे पता है कि लिमिटिंग रिएजेंट O2 है, ये लिमिटिंग रिएजेंट अगर पता लग जाए तो आप इन दोनों से ही इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। कैसे लिखेंगे, लिमिटिंग रिएजेंट नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, शॉर्टकट में नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएजेंट और प्रोडक्ट में अब जो इनके कोफिशिएंट है दोनों की उनको क्रॉस लगा दो, जैसे 2 वाटर के साथ है तो इधर लगा दो, और इधर 1 है तो इसके साथ लगा दो। अब 2 नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट, नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं या वेट दे रखा है, तो वेट से निकाल लो। अब मुझे वेट दे रखा था तो मैं लिख लूंगा वेट, और मोल दे रखा है तो मोल ले लूंगा ये 0.1। अब मुझे मोल निकालना है तो मोल हो गया n, प्रोडक्ट आ गया नंबर ऑफ मोल। अगर मुझे इसका वेट निकालना था तो 2 इंटू 0.1 वेट, H2O क्या होगा, वेट डिवाइडेड बाई फार्मूला वेट 18, तो वेट आ जाएगा 18 टू जा 36। अगर आपको किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट का आइडिया लग जाता है देख के, वो देखने से पता लगेगा, इसका कोई फार्मूला नहीं है बेटा, ये आपकी कैलकुलेशन है, कि कैलकुलेशन से आपको पता लग जाता है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, तो लिमिटिंग रिएजेंट और प्रोडक्ट आमने सामने रख दो, दोनों के मोल, और दोनों के कोफिशिएंट को क्रॉस कर दो मल्टीप्लाई, प्रोडक्ट का कोफिशिएंट लिमिटिंग रिएजेंट के पास ले जाओ, लिमिटिंग का प्रोडक्ट के पास, जैसे प्रोडक्ट का कोफिशिएंट था 2, तो 2 में लिमिटिंग रिएजेंट के साथ ले गया, उससे बैलेंसिंग हो जाती है, और इधर था 1, ये यहां ले गया, बाकी मोल की जगह रख दिया, तो ये अल्टरनेटिव मेथड है, तो आप अल्टरनेटिव मेथड भी यूज कर सकते हो। Do you have any doubt? Any student पूछ सकता है, अगर किसी को कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन 1-2 बार आपको माइंड में सेट करनी होगी, फिर अपने आप रनिंग हो जाएगी उसकी दिमाग में, फिर रन करने लग जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकता है अभी। सर अगर यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे तो, यहाँ पे अगर 2 प्रोडक्ट्स बनेंगे तो 2 प्रोडक्ट्स लेंगे तो जिस प्रोडक्ट को निकालना है उसी की बैलेंसिंग रखना, आप जिसके साथ निकालना है उसी के साथ, वो तो उसका, यहाँ H2O ले रहे हैं प्लस कुछ और होता तो वो रख देते हैं हम सामने, सर एक बार कंपेयर कर देते हैं, एग्जाम्पल कर लेते हैं। एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, फिर लास्ट में उसका एग्जाम्पल आपको डबल वाला देता हूं, मुझे एक ये ऐसा करके दिखाओ तो थोड़ा मुझे कंफर्म हो जाए कि भाई ये चीजें थोड़ी क्लियर हो गई हैं आपकी। 3.5 ग्राम N2 is taken with 3.5 gram N2 is taken with 5 gram H2 to form ammonia. Calculate the maximum yield of ammonia. ये प्रॉब्लम दीजिए।
3.5 gram nitrogen is taken with 5 gram hydrogen to form ammonia. Calculate the maximum yield of ammonia. करो देखो जरा। .25 मोल 0.25 मोल। अमाउंट भी निकालो। बाकी बेटा बाकी भी बोला करो। बोलने से बेर भी बिक जाते हैं, नहीं बोलने से सेब भी पड़े रहते हैं। सीखना है तो रिस्पॉन्स इज मस्ट फॉर लर्निंग। एक दो स्टूडेंट ही बोलते रहते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहले मैं बैलेंस इक्वेशन लिख रहा हूं। वी नो नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस मिलके बनाएंगे अमोनिया। सबसे पहले हम बैलेंसिंग कर रहे हैं, जैसे मर्जी बैलेंसिंग कर दो। N2 तो यहाँ 2 लगा देता हूं। नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। 3H2 तो यहाँ 3 लगा देता हूं। बस अब आपको बात इतनी सी ध्यान रखनी है बेटा कि इनका जो ये नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये रेशियो है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 1:3 में रिएक्ट करेंगे और जितना नाइट्रोजन होगा उसका 2 टाइम्स अमोनिया बनेगी। जितना नाइट्रोजन होगा उसका मोल के फॉर्म 1:3 है। जितना ये लगेगा उसका 3 टाइम्स ये लगेगा। अब क्या है, आप इसके मोल बना लो इनिशियली। पहले लॉन्ग कट देखो, लॉन्ग कट लगा रहा हूं। नाइट्रोजन कितना दे रखा है 3.5 ग्राम। 3.5 डिवाइडेड बाई नाइट्रोजन का फार्मूला वेट लगाओ 98, ये 28। अब 3.5 को 28 से आप सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, ये 3.5 है। तो और ये भी कर लेते हैं पहले 3H2, तो ये है आपका गिवन है 5 ग्राम और 2 से कर दिया तो इसके मोल देखो कितने है बेटा 2.5। ऐसे कर दिया करो, ऐसा करने से थोड़ा इजी हो जाता है। इसके आगे 2.5 और 3.5 को देखो 3.5 अगर मैं यहां कर देता 2, नीचे भी कर देता 2, तो आप कर देते 7 4 28, मतलब 8 पे चला गया 1/8। और 1/, ऐसे डेटा धीरे धीरे दिमाग में बिठा लेना। 1/4 कितना होता है 0.25। 1/8 0.25 का भी हाफ हो गया तो कितना हो गया 0.125। ये नंबर बहुत बार आएगा 1/8, तो 1/8 का मतलब हो गया 0.125। तो अब देखो, अब आपका सोचना बड़ा इजी हो गया। डेटा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था लेकिन अब सोचना इजी हो गया। कैसे कि भाई जितना भी ये यूज करूंगा उसका 3 टाइम ये यूज करना है, या जितना ये यूज करूंगा उसका 1/3 ये करना है। तो मैं चेक कर लेता हूं लिमिटिंग रिएजेंट कितना है। देखो ये है 0.125, तो उसका 3 टाइम्स मुझे ये यूज करना होगा। तो 0.125 का 3 टाइम रफ काम किया मैंने। 0.125 का 3 टाइम, तो 5 3 15, 3 2 6 7 3, तो कितना होना चाहिए था पॉइंट, ये आपके पास आ गया 3 टाइम 0.375। तो ये तो ज्यादा है, ये तो आपके पास 2.5 मोल है। तो इसका मतलब लिमिटिंग रिएजेंट ये हो गया। तो जितना ये खर्च करूंगा तो ये सारा कर दूंगा, ये 0.125 खर्च कर दूंगा, 0.125 खर्च कर दूंगा। तो 0.125 का 3 टाइम्स, क्योंकि ये 1 का 3 टाइम है, 1 का 3, तो 1 का 3 भाव जा रहा है। ये 1 होगा तो इसको 3 गुना खर्च करना पड़ेगा। ये 0.125 है तो इसका 3 टाइम्स, तो 0.125 का 3 टाइम्स। तो कितना खर्च हुआ देखो, इसको क्या लिख दिया आपने, वो निकाला है उधर 0 पॉइंट माइनस का मतलब खर्च हो गया 375। और जितना ये जाएगा उसका 2 टाइम ये बनेगा। तो 0.125 गया है तो इसका 2 टाइम, 0.125 का 2 टाइम, तो 0.125 का 2 टाइम निकाल लो कितना हो गया 1.25। तो अमोनिया आ गया 0.25 मोल में। लेकिन अगर इसको आप शॉर्टकट में करते तो पहले यहां से पता करना चाहिए था। देखो सीधी सी बात लग रहा था कि भाई जितना ये खर्च करूंगा उसका 1/3 है ये, तो 2.5 का 1/3, तो 2.5/3, तो 3 से करूंगा तो कितना आएगा 0.8 का आ जाएगा। लेकिन ये तो 0.8 है ही नहीं,
इसका मतलब इस बार मेरा लिमिटिंग रिएजेंट नाइट्रोजन था। अगर एक अल्टरनेटिव मेथड मैंने बताया आपको, वो भी यूज कर सकते हो। नंबर ऑफ मोल ऑफ लिमिटिंग रिएजेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। नंबर और दोनों के कोफिशिएंट क्रॉस कर दो। प्रोडक्ट का 2 है, इधर लगा दो, इसका वाला है, इधर लगा दो 2। इसका अमाउंट दे रखा था आपको 3.5। फार्मूला वेट होता है इसका टोटल, आपका देख रहे हो कितना है 28। ये 1, इसका वेट निकालना है प्रोडक्ट का। फार्मूला वेट अमोनिया का 14 और 3 17, तो वेट भी आ गया आपके पास। वेट कितना आ गया, ये 2 से निकालोगे, 2 इंटू 7, 7 4 जा 28, तो वेट इज इक्वल टू 17/4। ये मोल आए थे, ये वेट आ गया। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो आपने ये रेशो चेक करके लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है कि भाई लिमिटिंग किसके हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। जो दिया जाता है उसके हिसाब से कौन सा मैं यूज करूं जो कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। किसी को डाउट बेटा? आपका एक प्रॉब्लम है, एक किसी बच्चे ने पूछा था सर एक से ज्यादा आ जाए तो कैसे करेंगे, वो भी अभी करते हैं हम। लेकिन इसमें किसी को डाउट हो पहले तो बताओ। नो सर। ऐसी कैलकुलेशन आएगी जैसे ये देख रहे हो ना, बस इस कैलकुलेशन को माइंड में बिठाना है बेटा। बस इतनी सी बात है। ये देखो, जिस बंदे को देखो या जिस बंदे या बंदी को हिसाब किताब आता है तो उसके लिए मैथमेटिक्स कुछ भी नहीं है। फटाफट एक दुकान वाला भी हिसाब कर लेता है, भाई तुम इतना दोगे तो मेरा इतना लगेगा, इतना बाकी बच जाएगा। लेकिन जिसको हिसाब किताब नहीं करना आता उसके लिए बहुत ज्यादा ये एक क्या हो जाता है, ये एसिड टेस्ट हो जाता है, उसके लिए आफत हो जाती है सारा माइंड गेम। जितना माइंड चला लोगे स्टार्टिंग में ऐसे कैलकुलेशन करके, उतना आपका आगे चल करके बहुत ईजी काम हो जाए। अब एक प्रॉब्लम हम at the end of lesson we see such type of example, there we have more than one product. Suppose $100 kg of calcium carbonate is decomposed. How much mole, amount and volume of gas will be obtained after completion of reaction? अगर हमारा रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट लिया है, तो देन कितना हमारे पास गैस बनेगा, और गैस का मोल भी निकालना है, अमाउंट भी निकालना है, वॉल्यूम भी निकालना है। तो देखो कैसे प्रॉब्लम शॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले वही तरीका, कैल्शियम कार्बोनेट दिया हुआ है उसका बैलेंस इक्वेशन लिखो आप। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव द बैलेंस इक्वेशन। बैलेंस इक्वेशन क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को आप हीट करोगे, डिकम्पोज होगा। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल होता है, सॉलिड होता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड क्विकलाइम होता है, सॉलिड प्लस CO2 गैस में कन्वर्ट होगा। बैलेंस इक्वेशन, बैलेंस करने का नीड ही नहीं है मुझे। इसका 1 मोल ब्रेक होगा तो इसका भी 1 मोल बनेगा, इसका भी 1 मोल। अब इसके अंदर क्या है कि यहाँ तो ये अकेला ही दिया है आपको, अकेला दिया है, और उसका मैंने वेट दे दिया 100 ग्राम। ये 100 ग्राम है और ये आपको कैलकुलेट करना है गैस।
अमाउंट भी कैलकुलेट करना है, मोल भी कैलकुलेट करना है, और ये सारा कैलकुलेट करना है। कंडीशन गिवन दे दी कि कंडीशन बहुत मस्त है एनटीपी पर, एट एनटीपी या एसटीपी जो आप यूज करते हो, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। तो अब ऐसे केसेस में देखो जब ये अकेला है तो आपको लिमिटिंग रिएजेंट लगाने की बेटा जरूरत ही नहीं, आप सीधा डायरेक्ट सोल्व कर लो। इसको बैलेंस इक्वेशन दे रखी है तो कैसे सोल्व करोगे, ये गिवन है और ये कैलकुलेट करना चाहते हो, बाकी सबको भूल जाओ। इनके मोल इक्वेट कर दो, नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2। इसका कोफिशिएंट इधर लगा दो, इसका कोफिशिएंट इधर लगा दो। नंबर ऑफ मोल इसमें देखो क्या दे रखा है, ग्राम वेट दे रखा है, तो वेट डिवाइडेड बाय फार्मूला वेट से निकाल लो। ये इज इक्वल टू इसका क्या चाहिए, सबसे पहले मोल चाहिए तो मोल ही निकालो, यहां से मोल निकला। इसका वेट गिवन है 1000 ग्राम नहीं था, केजी था। किलो, किलो का मतलब होता है 100 केजी था, तो 100 इंटू 1000। मोलर मास कैल्शियम कार्बोनेट का कैलकुलेट करोगे, CaCO3 कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 48, तो 100 आ जाएगा। इतना मोल आ गया, तो फर्स्ट आंसर हमें मिल गया। मोल ऑफ CO2 आपका आ गया ये 1000। दूसरा प्रॉब्लम मैंने क्या दिया था आपको, अमाउंट निकालना है, वेट निकालना है। चाहो तो आप इसी फार्मूले से दोबारा अगेन सोल्व कर सकते थे। नंबर ऑफ मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, नंबर ऑफ मोल वेट अपॉन फार्मूला वेट कैल्शियम कार्बोनेट का, और इसका वेट निकालना है वेट अपॉन फार्मूला वेट दूसरे वाले का। तो वेट आपके पास गिवन था 100 किलोग्राम, मोलर मास गिवन है, फार्मूले से निकल जाएगा 100। वेट निकालना चाहते हो CO2 का, मोलर मास CO2 का होता है 44, ये कैलकुलेट हो गया, इतने ग्राम आ गए। तो CO2 आ गया 44 इंटू 1000। तीसरा, अगर आपके पास आता कि वॉल्यूम ही निकालना है आपको सिर्फ, दोबारा मैं बता रहा हूं, हालांकि उसी से शॉर्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन बार बार बताने का मतलब है तरीका सोल्व करने का। CaCO3 NCO2, CaCO3 NCO2 कैल्शियम कार्बोनेट, इसका वेट दे रखा है वेट अपॉन फार्मूला वेट NCO2। अब की बार देखो CO2 का वॉल्यूम निकालना है तो गिवन वॉल्यूम लीटर में NTP पर डिवाइडेड बाय 22.4 आ जाएगा, मोल वाला फार्मूला वॉल्यूम वाला। तो वेट कितना दे रखा है आपको 100 किलोग्राम, ग्राम में कन्वर्ट कर दो। मोलर मास है 100 कैल्शियम कार्बोनेट का, वॉल्यूम निकालना चाहते हो आप NTP पर, और ये 22.4, तो ये 22.4 इंटू 1000 लीटर। तो अगर आपके एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो आप ऐसे सोल्व कर सकते हो कि एक रिएक्टेंट एक से ज्यादा प्रोडक्ट में जा रहा है तो सीधा मोल कंसेप्ट लगा दो, दोनों के मोल कंपेयर करो, जो चीजें चाहिए कोएफिशिएंट दोनों के क्रॉस लगा के जो चीज चाहिए आपको रिक्वायर है, व्हाट आर यू रिक्वायर्ड, उसको आप यहां पर शॉर्ट आउट कर। क्लियर बेटा? तो देखो आज का पूरा क्लास मैंने एक छोटे से पॉइंट के ऊपर दिया है आपको, जो आपने मोल पढ़ा था अब तक उसका एप्लीकेशन में आप लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालते हो। लिमिटिंग रिएजेंट से हम ये पता कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट इज रिमेनिंग, ये सारी चीजें हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सर यस सर, इस वाली रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा? इसमें लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा तब यूज करते हैं जब मोर देन वन रिएक्टेंट होता। इसमें Yes, तो sir. एक ही रिएक्टेंट है, वो भी सारा खत्म हो गया है, कंप्लीशन बोल दिया ना रिएक्शन का, ये देखो। तो अब हम कहेंगे यहाँ पर कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। अगर दो रिएक्टेंट होते हो, दोनों खत्म हो जाते, तब भी हम कहते हैं कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। नहीं है। अगर दो में से एक खत्म होता है, एक रह जाता है, तब हम कहते हैं लिमिटिंग रिएजेंट है। ओके सर। क्लियर? Yes, तो sir. इट इज नॉट नेसेसरी कि ऑलवेज लिमिटिंग रिएजेंट रहेगा। बचता है तो लिमिटिंग रिएजेंट कैलकुलेशन है भाई, एक बचेगा तो लिमिटिंग रिएजेंट, नहीं बचेगा तो खर्च हो गया तो नहीं है। मतलब खर्च हो गया तो लिमिटिंग रिएजेंट, और खर्च नहीं हुआ तो कोई नहीं है। तो यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट अकेला ही है, वो खुद ही लिमिटिंग रिएजेंट है, आगे खर्च हो गया सारा।
बच जाता है एक्सेसिव रिएजेंट, खत्म हो जाता है लिमिटिंग। क्लियर बेटा? यस इट्स सर। ऑल अबाउट द टुडे लेक्चर। यस सर। सी यू वेरी सून फॉर नेक्स्ट लेसन। और अभी देखो, एक आपको शायद वो मिल गया क्या मैसेज, आपका टेस्ट होगा अभी, आपका एक कब? टेस्ट होगा, फोर्टनाइटली टेस्ट होगा जब भी आगे 15 डेज में। अभी का आपका डेट आपको बता दिया जाएगा, वेडनेसडे तक होगा। तो जितना पढ़ाया है, जैसे मोल कंसेप्ट में जितना हमने पढ़ा है वो आएगा वहां तक, बाकी टीचर ने भी जितना पढ़ाया है वही आएगा। तो हर 15 डेज में हमारे टेस्ट होंगे, तो अब धीरे धीरे आपका रूटीन बन जाएगा उससे, तो उसको पता भी लगेगा कि आपने याद कितना किया और याद कितना रह रहा है और कितना याद और करना है हमको, तो आइडिया लगता रहेगा आपको। सर एमसीक्यूज वाला होगा? हाँ, एमसीक्यूज वाला। ओके आपके सर। अभी जो होंगे दोनों टाइप के होंगे, लेकिन अभी जो है आपका एमसीक्यूज वाले होंगे, फिर सब्जेक्टिव भी बीच बीच में होते रहेंगे, अल्टरनेटिव होंगे। अब देखते हैं जो पोजीशन ऑनलाइन लॉकडाउन के कैसे होंगे अकॉर्डिंग ना। सब्जेक्टिव? हाँ, ऑनलाइन होगा, अभी जो सर है सारा ऑनलाइन सब्जेक्टिव, रहेगा। सर सब्जेक्टिव क्या ऑनलाइन बेटा? कैसे होंगे? सब्जेक्टिव हाँ, ऑनलाइन कैसे होंगे? हाँ, वही मैं अभी कहने जा रहा हूँ ना आपको, कि जब तक अभी लॉकडाउन का क्या कंडीशन क्लियर होता है तब तक तो अपने ये रखेंगे ऑब्जेक्टिव। यस सर। बाद में जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जैसा पहले होता था 15 डेज में अल्टरनेटिव होने लग जाएंगे आपके। ओके सर। एक्सक्यूज मी सर। थैंक यू। हाँ बेटा, कुछ कह रहे? सर ये अगर ऐसा कुछ गिवन हो कि 75% ही कैल्शियम हाँ कार्बोनेट बोलो। डिकम्पोज हो रहा है, हाँ तो फिर सर जो उसका मास गिवन है उसका हाँ, कैल्शियम 75% कर देंगे ना बस? किसका 75%? सर अगर 75% कैल्शियम कार्बोनेट ही डिकम्पोज हो रहा है तो जो उसका मास गिवन है उसका 75% कर समझ देंगे गया। ना? ओके, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। अगर कैल्शियम कार्बोनेट वो कहता है 75% कंपोज हो रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, Yes, sir. 100 kg का 75% ही आगे भेजते, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करते। ठीक है सर। यहाँ पर फिर आगे बेटा ऐसे होता है, ये 100 kg का 75% मतलब 75 हो जाता, तो आगे जो ये कैलकुलेशन है इसमें 75 रख के करते हैं हम लोग। ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके बेटा, ओके।